12 अगस्त 1997 सुबह के 10 बजे थे और हर रोज की तरह इस रोज भी गुलशन कुमार अपने घर से पूजा की थाल लेकर जीतनगर में स्थित शिव मंदिर के लिए निकले थे। लेकिन हर दिन की तरह 12 अगस्त को उनका गार्ड उनके साथ नहीं था। तबीयत खराब होने के चलते वो गुलशन कुमार के साथ मंदिर नहीं जा सका था। लेकिन शिव पार्वती के बड़े भक्त गुलशन कुमार अपने रूटीन के मुताबिक मंदिर गए और 10:40 पर वहां से बाहर निकले। वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन्होंने अपने कान के पीछे एक रिवॉल्वर महसूस की। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वैसे ही एक गोली कुमार के माथे को छूकर निकल गई, जिसके चलते गुलशन सीधे जमीन पर जा गिरे और उनके हाथ से पूजा का सारा सामान नीचे बिखर गया। इसके बाद भी गुलशन कुमार ने हार नहीं मानी और वहां से भागने की कोशिश की, मगर ना तो वहां से भाग ही सके और ना ही उनकी मदद के लिए कोई आगे आया। गुलशन कुमार के ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई भी तो कातिलों ने उसके भी दोनों पैरों पर गोली मार दी। इसके बाद 2 लोग और कुमार पर गोली चलाते रहे, लेकिन कुल 16 गोलियां लगने के बाद उनके शरीर ने भी उनका साथ छोड़ दिया और वहीं मौके पर उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर गोली चलाने वालों की गुलशन कुमार से क्या दुश्मनी थी और क्या उनके असली कातिल को सजा मिल सकी? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल आज भी लोगों के मन में है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुलशन कुमार की हत्या से जुड़ी पूरी कहानी, कब, कैसे, क्या हुआ, सब कुछ विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भारतीका को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, साथ ही वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे गुलशन कुमार हत्याकांड की, जिसके कातिल कौन थे उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि गुलशन कुमार कौन थे। 11 जुलाई 1983 को टी सीरीज की स्थापना करने वाले गुलशन कुमार दिल्ली में पैदा हुए थे। यहीं पले बढ़े और अपने पिता के साथ एक जूस की दुकान पर काम करने लगे। जब कुछ समय बाद उनके पिता ने एक और दुकान खरीदकर ऑडियो कैसेट और टेप रिकॉर्डर का काम शुरू किया तो गुलशन कुमार का मन भी इस काम में लगने लगा। वो शुरुआत में तो कैसेट्स और टेप रिकॉर्डर्स बेचा करते थे, लेकिन फिर उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना वो भी म्यूजिक रिकॉर्ड करके खुद की कैसेट्स बनाए। बस फिर क्या था, गुलशन कुमार ने ऐसी जगहों पर जाना शुरू किया जहां भजन और पूजा पाठ समारोह हुआ करते थे और वहां पर वो कैसेट रिकॉर्ड किया करते। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा तो गुलशन ने दिल्ली में अपना खुद का स्टूडियो भी बनवा लिया, जिसका नाम उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज रखा, जो भारत में सबसे बड़ी संगीत कंपनी बन गई। यहाँ तक कि गुलशन कुमार को इसके बाद कैसेट किंग भी कहा जाने लगा। उन्होंने इसी संगीत कंपनी के तहत टी सीरीज की स्थापना की। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि टी सीरीज में टी का मतलब क्या है? या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? खैर, शायद ही किसी ने इस पर ध्यान दिया हो, लेकिन हम आपको बता दें कि टी सीरीज में टी का मतलब है त्रिशूल, क्योंकि गुलशन कुमार खुद को शिवजी का बहुत बड़ा भक्त मानते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी कंपनी त्रिशूल सीरीज की शुरुआत की। धीरे धीरे वो अपने भजन और गीतों के चलते प्रसिद्ध होने लगे, तो उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुंबई शिफ्ट होने का फैसला लिया। मुंबई आने के बाद गुलशन कुमार की मुलाकात संगीत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों से हुई, जिनमें अनुराधा पौडवाल, नदीम श्रवण, कुमार सानू, उदित नारायण और सोनू निगम जैसे गायकों के नाम शामिल हैं। इसके बाद टी सीरीज को पहला ब्रेक मिला साल 1988 में, जब फिल्म कयामत से कयामत तक की म्यूजिक एल्बम्स की 80 लाख कैसेट मार्केट में बिकी। वहीं 1990 में रिलीज हुई फिल्म आशिकी के म्यूजिक ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बस इसके बाद करीब 1 दशक तक म्यूजिक की दुनिया में टी सीरीज का नाम लोकप्रिय रहा। मगर ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दबदबा तेजी से बढ़ रहा था। दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटा राजन तक अंडरवर्ल्ड के सभी डॉन फिल्मी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, और तो और ये सब कुछ जग जाहिर भी था। रियल एस्टेट चरमरा चुका था, वहीं अब फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थे। गुलशन कुमार की हत्या में भी अंडरवर्ल्ड का हाथ था। दरअसल कहानी शुरू हुई 1997 में, जब नदीम सैफी ने अपने एक एल्बम लॉन्च की जिसका नाम था हाय अजनबी। नदीम चाहते थे कि गुलशन कुमार उस एल्बम के कॉपीराइट्स खरीदकर इसे प्रमोट करें, लेकिन गुलशन को नदीम की आवाज़ पसंद नहीं थी, जिसके चलते पहले तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में नदीम के कहने पर वो मान गए और एल्बम के कॉपीराइट्स खरीदकर प्रमोट भी किया। हालांकि एल्बम नहीं चली और बुरी तरह से फ्लॉप हो गई।
जिसका दोष नदीम ने गुलशन को दिया। नदीम को लगता था कि गुलशन ने एल्बम को ठीक तरह से प्रमोशन नहीं किया, इसीलिए वो फ्लॉप हो गई। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हुई और नदीम ने गुलशन को देख लेने की धमकी दे डाली। इसके बाद 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम का कॉल आया, जिस पर सलीम ने कहा कि वैष्णो देवी में तो आप रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ। और सलीम ने गुलशन से 10 करोड़ रुपए की मांग कर दी। हालांकि गुलशन कुमार ने पैसे देने से मना कर दिया, तो अबू सलीम ने बात बात में कहा कि तुमने नदीम की एल्बम प्रमोट क्यों नहीं की। तो गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज अच्छी नहीं थी, इसीलिए एल्बम फ्लॉप हुई। इसके बाद 9 अगस्त को फिर अबू सलीम ने कुमार को फोन कर कहा कि तुमने अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं किया, तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो, अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हैरानी की बात तो ये थी कि इन सारी धमकियों के बाद भी गुलशन कुमार पुलिस के पास नहीं गए। उन्हें लगता था कि इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, जबकि उसी दौरान ऐसी धमकियां राजीव राय और सुभाष घई को भी मिल रही थी। लेकिन पुलिस ने दोनों को प्रोटेक्शन दी और इसी कारण दोनों की जान भी बच गई। वहीं 12 अगस्त को अबू सलीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुलशन कुमार की हत्या कर दी। इसके बाद इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन से बात की थी, जिसने बताया कि गुलशन कुमार की हत्या में सलीम का हाथ था। वहीं उसने ये भी बताया कि ये सब दाऊद के इशारे पर हो रहा है। बाद में जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि मई 1997 में दुबई में अनीस इब्राहिम के ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी। अनीस इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई था। इस मीटिंग में अनीस के अलावा अबू सलीम और एक और गैंगस्टर शामिल था, जिन्होंने तय किया था कि गुलशन कुमार को मारकर इंडस्ट्री के लिए एक नजीर पेश की जाएगी, जिसके लिए इन्होंने 3 लोगों को हायर किया था। इस तरह अबू सलीम, नदीम सैफी के अलावा गुलशन कुमार की हत्या की चार्जशीट में कुल 19 आरोपियों के नाम शामिल थे, जिसमें एक नाम टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का भी था। पुलिस ने दावा किया था कि रमेश ने गुलशन की मौत के लिए 25 लाख की सुपारी दी थी। लेकिन जब 2002 में इस केस पर पहली बार फैसला आया तो रमेश के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उसे बेगुनाह माना गया, जबकि नदीम सैफी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन चला गया था और वहां की नागरिकता लेकर कभी भारत नहीं लौटा। दूसरी ओर अबू सलीम को 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था, लेकिन उस पर गुलशन कुमार की हत्या का केस नहीं चल सका, क्योंकि भारत और पुर्तगाल के बीच समझौते की शर्त के तहत अबू सलीम पर सिर्फ वही केस चलेंगे जिन पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी हो, और इस लिस्ट में गुलशन कुमार की हत्या का केस शामिल नहीं था। जिसके चलते जब भी गुलशन कुमार के केस में सुनवाई हुई तब अबू सलीम को अब्सेंट माना गया, जबकि वो कुछ ही दूर मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद था। वहीं इस केस में आखिरी फैसला साल 2021 में आया था। इस फैसले के तहत हत्या में शामिल 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई। वहीं फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि गुलशन कुमार की हत्या को अबू सलीम और नदीम सैफी के कहने पर अंजाम दिया गया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते दोनों पर ही केस नहीं चल सका। इसलिए इस केस में कुमार साहब को कितना इंसाफ मिला है, कितना नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर इतना जरूर है कि आज भी टी सीरीज संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है।